कल मैंने आपको आपकी किताब के पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण में कुछ आधारभूत बातें रासायनिक समीकरण को लेकर और 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ाई थी। अब आगे बढ़ते हैं और नई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। तो पहले मैं आज आपको पढ़ाऊंगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब हटाना, हटा दे। इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, एक परमाणु किसी यौगिक से दूसरे परमाणु को हटा देता है। इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जो परमाणु हटाएगा या जो तत्व हटाएगा वो ज़्यादा क्रियाशील होगा। परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को हटाकर वह स्वयं उससे जुड़ जाता है। इसे हम विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण देकर मैं समझाता हूँ। जैसे कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, कॉपर सल्फेट का जल में विलयन है। ध्यान रखेंगे जो जलीय विलयन होते हैं उनके ब्रैकेट में AQ लिख देते हैं। AQ मतलब एक्वा, एक्वा मतलब वाटर। तो ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, ये नीला होता है। मैंने इसमें लोहे की कील डाल दी, आयरन, लोहे की कील डाल दी, तो क्या हुआ, जो नीला विलयन है वो धीरे धीरे हरा होने लगा। कैसे हुआ ये सब? इसमें हुआ क्या कि आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। आयरन सल्फेट का जलीय विलयन बना और कॉपर अलग हो गया। तो बच्चों, क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया। और आयरन सल्फेट मैंने कहा ये हरा, हल्का हरा रंग का होगा ये विलयन आपका। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। दोबारा समझ लीजिए, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से हटा देता है। ठीक है, उसके यौगिक के विलयन से। तो इसमें जैसे कॉपर सल्फेट का मैंने जलीय विलयन दिया, ये नीले रंग का होता है। मैंने लोहे की कील डाल दी, तो लोहे ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और ये था कॉपर सल्फेट, ये है आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। तो इस प्रकार बच्चों आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से तत्व ज़्यादा क्रियाशील है और कौन से तत्व कम क्रियाशील है। इस तरीके से आप तभी इस अभिक्रिया को आसानी से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। अब आपका अगला टॉपिक है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या होता है इस अभिक्रिया में? इस अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होगा। जैसे उदाहरण से समझेंगे, सोडियम सल्फेट में लेता हूं Na2SO4, यह है सोडियम सल्फेट। नाम याद करते रहेंगे साथ साथ यौगिकों के। इसकी अभिक्रिया में बैरियम क्लोराइड BaCl2 से कराता हूं। तो होता क्या है बच्चों, बैरियम सोडियम को, सोडियम बैरियम, ये बैरियम क्लोराइड है। दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। इस अभिक्रिया में 2 विस्थापन हुए, सोडियम भी विस्थापित हुआ और बैरियम भी विस्थापित हुआ। सोडियम ने बनाया सोडियम क्लोराइड और बैरियम ने बनाया बैरियम सल्फेट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभिक्रिया में दोनों ही तत्वों का एक दूसरे से विस्थापन हुआ है, 2 बार विस्थापन हुआ है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसे याद रखेंगे। इसमें बैरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है
अवक्षेप क्या होता है यहाँ से समझ लीजिए। दो बातें मैंने यहाँ पर आपको बताई, तो जलीय विलयन AQ से प्रदर्शित करते हैं। अवक्षेप क्या होता है, कीचड़ जैसा पदार्थ होता है अवक्षेप। आपने देखा होगा नालियों में पानी बहता रहता है और नीचे कीचड़ जमी रहती है, तो दरअसल कीचड़ भी एक प्रकार का अवक्षेप ही है। तो ये जो अवक्षेप है इसको हम नीचे के तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और गैस को आपको प्रदर्शित करना है तो ऊपर का तीर लगाकर आप अभिक्रिया में प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार आप रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक समीकरणों में होने वाली कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, बच्चों ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे साइंस से पढ़ेंगे तो आपके बहुत काम आएगा, और वो है उपचयन अपचयन, या फिर इसको हम ऑक्सीकरण और अवकरण, एक ही बात है। या तो उपचयन अपचयन बोलो या ऑक्सीकरण अवकरण बोलो, लेकिन बच्चों ज्यादातर जो नाम निकलता है इनका वो निकलता है ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन ये नाम ज्यादातर मेरे मुंह से निकलेगा। इन दोनों में से मैं ऑक्सीकरण का प्रयोग करूंगा, इन दोनों में से मैं अपचयन का प्रयोग करूंगा। वैसे ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं और अपचयन को हम अवकरण भी कहते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो अब आपको मैं बताता हूं कि ऑक्सीकरण क्या है। सबसे पहले मैं ऑक्सीकरण पढ़ाऊंगा। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण के दो पॉइंट है। एक तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, और दूसरा है हाइड्रोजन पृथक होती है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे जिंक ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन या इसकी अभिक्रिया मैं कार्बन मोनोऑक्साइड से कराता हूं, तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो इस अभिक्रिया में देखिए ऑक्सीजन का योग हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन जुड़ गई, तो यह अभिक्रिया यहां पर हो रहा है ऑक्सीकरण। ठीक है। और बच्चों इसमें ध्यान रखना है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, इसका ऑक्सीकरण हुआ है, इसको हम बोलेंगे अपचायक। क्या बोलेंगे इसको हम? जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। वो पूछ लेगा पेपर में अपचायक किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा देंगे, अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम अपचायक कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को आपने जाना, ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन पृथक होगी। उदाहरण ले लेते हैं कि जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से कराएंगे, तो क्या होगा, क्लोरीन इस हाइड्रोजन को छीन लेगी और हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा और सल्फर। तो आप देख रहे हैं कि सल्फर से हाइड्रोजन अलग हो गया, तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हुआ, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है मैंने बताया उसको आप क्या बोलेंगे, अपचायक बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जो दोनों परिभाषाएं हैं उन दोनों के ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं और अपचायक भी समझाया है। इसके बाद बच्चों मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा अपचयन। तो समझिए अपचयन को। अपचयन, अपचयन उल्टा है ऑक्सीकरण का, बिल्कुल जस्ट उल्टा। इसमें हाइड्रोजन का योग होगा, ऑक्सीजन अलग होगी।
ऑक्सीजन का पृथक्करण होगा। अब उन्हीं उदाहरणों को दोबारा देखते हैं। जैसे मैंने जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से कराई, तो जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना। यहाँ पर हमने देखा कि जिंक से ऑक्सीजन अलग हो गया, ऑक्सीजन का अलग बना। यहाँ पर क्या हुआ, आपका अपचयन हुआ। और बच्चों, जिस पदार्थ का अपचयन होता है दरअसल वो ऑक्सीकारक होता है। और यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रही है, और मैंने बताया था जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम अपचायक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, इसका ऑक्सीकरण हुआ, किसने किया, इसने, ये ऑक्सीकारक है। और इसका हुआ अपचयन, किसने किया, इसने, तो ये अपचायक है। तो जो पदार्थ ऑक्सीकरण करता है वो ऑक्सीकारक है, जो पदार्थ अपचयन करता है वो अपचायक है। तो परिभाषा में हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन का पृथक्करण। तो ऑक्सीजन का पृथक्करण तो मैंने समझा दिया। अब उसी उदाहरण को दोबारा याद करिए। हाइड्रोजन सल्फाइड की क्लोरीन से अभिक्रिया, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना था और सल्फर। तो यहाँ क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन आ गया, तो ये एक अपचयन का उदाहरण है। और जिसका अपचयन होता है वो क्या होता है, वो ऑक्सीकारक होता है। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, इन्हें बहुत अच्छे से वीडियो को 2-3 बार देखकर समझ लेना। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, संक्षारण। संक्षारण को आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। मैं छोटी क्लास पढ़ाता हूँ तो मुझे मालूम है उसमें संक्षारण टॉपिक आता है। क्या है संक्षारण? देखिए बच्चों, वायु में सबसे ज्यादा क्रियाशील पदार्थ है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन दूसरे पदार्थों से विक्रिया करके उन्हें खराब करता रहता है। तो पदार्थों का वायु में ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खराब होना संक्षारण कहलाता है। ऑक्सीजन जुड़ती है पदार्थों की ऊपरी सतह से और उसका यौगिक बनता है कोई ना कोई। संक्षारण के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, कभी कभी नमी और कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी भी जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसका मतलब संक्षारण एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो संक्षारण में क्या होता है, तो पूछे आपसे कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ध्यान रखना, कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। जैसे जंग का लगना, जंग का लगना एक संक्षारण का उदाहरण है। जंग लोहे में लगता है, लोहे का सूत्र होता है Fe। Fe में जब ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति से जंग लगता है तो बनता है Fe2O3 और कुछ जल के अणु भी साथ में होते हैं। ये जंग का सूत्र है, जंग। कॉपर जो होता है, कॉपर Cu, उस पर भी एक परत बन जाती है, हल्का हरे रंग का परत उस पर नजर आएगा आपको, वो होगा कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है वो, जो हमें हरे रंग के रूप में कॉपर के ऊपर दिखाई देता है। ये कॉपर के ऊपर जो संक्षारण हुआ है ये वही है। तो कॉपर से भी ऑक्सीजन जुड़ी है और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। तो आपका जो संक्षारण है ये एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब संक्षारण को कैसे रोकें? ऑक्सीजन संपर्क में आ रही है, किसी प्रकार ऑक्सीजन का संपर्क तोड़िए। नमी संपर्क में आ रही है, किसी तरह नमी का संपर्क तोड़िए। संक्षारण की विधि आपने छोटी क्लास में पढ़ी है। आप पेंट कर दें, पेंट करके या एक धातु के ऊपर दूसरी धातु चढ़ा दें ताकि नीचे वाली धातु का संक्षारण रुक जाए। ग्रीस लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं। इस प्रकार कई विधियां हैं
ताकि नमी और ऑक्सीजन वस्तुओं के संपर्क में ना आए। बहुत सारी विक्रिया जिनसे आप संक्षारण को रोक सकते हैं। अब हमारा आज का अंतिम टॉपिक है विकृत गंधिता। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है अक्सर। विकृत गंधिता क्या है? विकृत गंधिता बच्चों अक्सर आपने देखा होगा, ज़्यादातर गर्मियों के दिनों में सब्जी खराब हो जाती है। शाम के समय जब हमसे सूंघते हैं उससे बहुत बुरी गंध आती है। यही है बच्चों विकृत गंधिता, कि वसायुक्त या तेल युक्त पदार्थों का खराब हो जाना, उनके स्वाद का खराब हो जाना, उनकी गंध का खराब हो जाना, ये विकृत गंधिता कहलाती है। कैसे होती है विकृत गंधिता? बच्चों जब आप वस्तुओं को वायु में रखते हैं, फिर वही वायु की ऑक्सीजन वसा, तेल आदि से अभिक्रिया करके उन्हें गंदे पदार्थों में बदल देती है। कभी कभी वो पदार्थ विषैले भी हो सकते हैं। ये कुछ जीवाणुओं की उपस्थिति में ऐसा होता है। तो ये हमारा था विकृत गंधिता। तो जैसे कि मैंने कहा कि विषाणु की उपस्थिति में होता है, तो इसे हम कैसे रोक सकते हैं? आप खाने को ढक कर रखें ताकि जीवाणु वहाँ तक ना पहुँच पाए, क्योंकि जीवाणुओं की उपस्थिति में हो रहा है। दूसरा, आप ठंडे स्थान पर रखें। ठंडे स्थान पर जैसे फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज में जब खाना ठंडा रहेगा तो कम टेम्परेचर पर जीवाणुओं का प्रजनन बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो ज़्यादा बढ़ते नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा खराब नहीं कर पाएंगे। या फिर आप ऐसी जगह रख दें कि जिससे वायु की ऑक्सीजन का संपर्क ही ना हो पाए, उसे एयर टाइट कर दें। एयर टाइट आपने बहुत सुना होगा कि हवा नहीं जाती। जैसे आपने कभी चिप्स खाई होगी, वैसे तो नहीं खानी चाहिए, ये खराब चीज़ें होती हैं। चिप्स का पैकेट जो होता है काफ़ी फूला हुआ होता है, पफी होता है। क्यों होता है? क्या उसके अंदर हवा भरी होती है? अगर हवा भरेंगे तो ऑक्सीजन जाएगी, और ऑक्सीजन होगी तो वो जो, क्योंकि ज़्यादातर चिप्स तले हुए होते हैं, तो वो उस तेल को सड़ा देगी और हमें बहुत गंदा लगेगा, हमें बीमार कर देगी। बच्चों चिप्स का पैकेट फूला होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। वो नाइट्रोजन गैस तेल, वसा, घी आदि से क्रिया नहीं करती, जिससे जो पैकेटों के अंदर खाना होता है वो सुरक्षित रहता है, सड़ता नहीं है। लेकिन पता नहीं किस प्रकार का तेल है, किस प्रकार का घी है। बच्चों इस प्रकार की चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। तो विकृत गंधिता ऑक्सीकरण का ही एक उदाहरण है। बच्चों लॉकडाउन चल रहा है, समय है आपके पास, समय बहुत कीमती है। मुझे लगता है इससे कीमती कुछ भी नहीं है। आप अपने बड़े बूढ़ों से भी इसके बारे में कई बार सुने होंगे कि समय को बर्बाद नहीं करो। जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। मेरा ये वाक्य याद रखना, मैंने कई बार कक्षा में भी कहा होगा। समय बहुत कीमती है। सबने, राजा महाराजाओं ने बहुत कुछ दान किया है, लेकिन समय किसी ने दान नहीं किया, क्योंकि ये बहुत कीमती है। सब अपने समय को बचाना चाहते हैं और उसे अच्छी जगह प्रयोग करना चाहते हैं। तो एक तो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, समय को बर्बाद ना करके पढ़ाई को पढ़ो। अब दूसरा, कई बार शिकायतें मिलती है कि पढ़ने में मन नहीं लगता। बिल्कुल ठीक बात है, पढ़ने में मन नहीं लगता। खेलने के लिए मन बहुत ज़्यादा करता है। क्यों करता है खेलने के लिए ज़्यादा मन? खेलने चल देते हैं तुरंत, उसके लिए हमें कुछ भी सोचने विचारने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पढ़ने से पहले हम किताबों को बड़े उबरे मन से उठाते हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण है हमारे जीवन का उद्देश्य। हमारे जीवन का या पढ़ने का एक उद्देश्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि आपको क्या बनना है, आप क्यों पढ़ रहे हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपका कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो सबसे पहले सोचकर, अपने बड़े बूढ़ों से पूछकर, मम्मी पापा के साथ डिस्कस करके ये पता करें कि आपको क्या बनना चाहिए, कैसा समय चल रहा है, और उसमें डॉक्टर बनना अच्छा रहेगा, इंजीनियर बनना अच्छा रहेगा, पोस्टमैन बनना अच्छा रहेगा, सिपाही बनना अच्छा रहेगा, सैनिक बनना अच्छा रहेगा, आर्मी में जाना चाहिए। बहुत सारे विकल्प हैं, उनमें हमें क्या बनना चाहिए। जब आपके सामने आपका एक गोल होगा, एक गंतव्य होगा, एक टारगेट होगा, तो शायद आपका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। जहाँ भी आप बैठते हैं वहाँ पर आप लिख दें कि मुझे ये बनना है, और फिर उसे बार बार जब आप देखेंगे तो वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ाई करके। तो आपका पढ़ने का मन करने लगेगा। बच्चों ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखती हैं।
और आप इन बातों का अनुसरण करें, मैं चाहूँगा। और मेरे वीडियो को बार बार देखें, जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपको याद होगा, ऐसा मैं कहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।